Hello students, in this class we will discuss about classification system. क्लासिफिकेशन करते टाइम क्या देखा जाता है कि उनको किस ग्रुप में रखा जाए, किस ग्रुप में ना रखा जाए, उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार किया और देयर मे बी 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकेंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड थर्ड इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. क्या डिफरेंस है इन तीनों में वो हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर. सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. शुरुआत की गई जब क्लासिफिकेशन की तब आर्टिफिशियल ही था. इन दैट क्या देखा गया कि प्लांट कैसा दिखता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है. जो प्लांट एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दो, जो प्लांट एक जैसे नहीं दिख रहे उनको अलग ग्रुप में रख दो. तो क्या ये सही तरीका था? अगर हम प्लांट को सिर्फ उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे, वो भी सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट वे और नॉट? नहीं, ये सही तरीका नहीं है. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया, कंसीडर किया गया और उनके बेसिस पे ही हमने क्या कर दिया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया. फिर बात आती है नेचुरल की. नेचुरल में हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिया, हमने एनाटॉमी, हमने उनकी साइटोलॉजी, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया. लेकिन फाइलोजेनेटिक में हमने सबसे बेस्ट काम किया कि हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी काउंट किया. इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हमने नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी बट ऑल्सो वी कंसीडर द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑल्सो. लेकिन अगर बात करें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की तो उसका क्या ड्रॉबैक था? ड्रॉबैक ये था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की वजह से जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो तो एक ही ग्रुप में आ गए और जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे, जो सेम ग्रुप में आने चाहिए थे, वो अलग ग्रुप में चले गए. क्योंकि हमने तो सिर्फ उनको बाहर से देखा, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर तो स्टडी करी ही नहीं. इसी वजह से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो सेम ग्रुप में आ गए और जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो डिफरेंट ग्रुप में चले गए. लेकिन इस कमी को हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन में ओवरकम करने की कोशिश करी. कैसे? नेचुरल क्लासिफिकेशन में हमने उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी साइटोलॉजी को भी स्टडी करा, एनाटॉमी को भी स्टडी करा. इस वजह से इस क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को ही एक ग्रुप में रख पा रहे हैं और अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप में रख पाते हैं. अब बात आती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की. ये थोड़ा सा डायनेमिक है. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके फॉसिल रिकॉर्ड पर. क्योंकि फॉसिल होंगे तभी तो आप इवोल्यूशनरी स्टडी कर पाओगे. इसीलिए ये थोड़ा सा डायनेमिक है और इट डिपेंड्स ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड. इसका जो मेजर सोर्स है दैट इज फॉसिल रिकॉर्ड. अब हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिटेल में डिस्कशन करते हैं. तो इन दैट यू विल सी, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो इन दैट यू विल सी क्या होगा कि कौन कौन से प्रोपोनेंट्स हैं, किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन था, कौन कौन से साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन था. सबसे पहले थियोफ्रेस्टस, देन अरिस्टोटल, देन बाउहीन एंड देन लीनियस एंड फाइनली एल्डर. तो थियोफ्रेस्टस, अरिस्टोटल, बाउहीन, लीनियस एंड एल्डर, इन सबका कंट्रीब्यूशन था. लेकिन सबसे पायनियर कंट्रीब्यूशन किसका था? सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था थियोफ्रेस्टस का. थियोफ्रेस्टस ने क्या करा, प्लांट्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. कौन सी वो 4 कैटेगरी थी? फर्स्ट, प्लांट को डिवाइड किया गया हर्ब्स के अंदर, देन शर्ब्स के अंदर, देन अंडर शर्ब्स एंड ट्रीज. तो ये सब किस बेसिस पे किया गया? ये सब किया गया हैबिटेट के बेसिस पे. तो सबसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में पायनियर वर्क किसका है, तो वो थियोफ्रेस्टस का है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट को उनके हैबिटेट के हिसाब से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. फिर बात आती है लीनियस की. लीनियस का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग था. कैसे अलग था? इन्होंने क्लासिफिकेशन करते टाइम जो कंसीडर किया, सेक्सुअल क्राइटेरिया कंसीडर किया. इन्होंने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. और इसमें यहाँ पे बेसिस क्या लिया इन्होंने, क्या क्राइटेरिया, किस बेस पे इन्होंने डिवीजन किया? सबसे पहला इन्होंने यूनियन ऑफ स्टेमन, लेंथ ऑफ स्टेमन, इसके अलावा नंबर ऑफ स्टेमन और स्टेमन के बहुत सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया गया. उसके बेसिस पे इन्होंने प्लांट की 24 क्लासेस बताई. इन्होंने सबसे पहले स्टेमन की लेंथ, यूनियन, नंबर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेमन के बेसिस पे प्लांट की 24 क्लासेस बताई. और उनमें से भी इन्होंने ये कहा कि प्लांट की 1 से लेकर के 23rd क्लासेस जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हें फेनेरोगैमिया कहा.
और जो 24th क्लास है, दिस इज द ओनली क्लास जो क्रिप्टोगैमिया है, जिसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी दी गई। ठीक है। और जो 1 से 23rd थे, इसमें भी स्टेमन के नंबर पर फिर से डिवीजन किया गया। अगर स्टेमन की संख्या 1 है तो मोनोएंड्रिया, अगर 2 है तो डाईएंड्रिया, 3 है तो ट्राईएंड्रिया, 4 है तो टेट्राएंड्रिया और ज़्यादा है तो पॉलीएंड्रिया। ये सिस्टम था आपका अरिस्टोटल, लीनियस, बाउइन, एल्डर एंड थियोफ्रेस्टस का। अगर आपको ये साइंटिस्ट के नाम याद रखनी है तो देर इज अ टर्म दैट इज टेबल, TABLE, T फॉर थियोफ्रेस्टस, A फॉर अरिस्टोटल, B फॉर बाउहीन, L फॉर लीनियस एंड E फॉर एल्डर। तो आपको इसमें याद सिर्फ थियोफ्रेस्टस का काम रखना है और लीनियस का रखना है। दिस इज ऑल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर ड्रॉबैक्स। क्या ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम सही था, इसके बारे में बात करेंगे। इसका ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहले हम बात करेंगे जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया और जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे उन्हें सेपरेट कर दिया गया। तीसरा, इसके अंदर फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं किया गया। एंड द फोर्थ डिफरेंस दैट वाज, इसके अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी गई, यानी कि किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। लेकिन हमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती, क्यों, उसकी भी बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी भी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती। उसके पीछे का कारण है, क्या कारण है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आ जाता है, समझे। जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आता है वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आ जाता है। जैसे इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। दीज आर द नॉन कंजर्व कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए हमें कंजर्व कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना चाहिए या नॉन कंजर्व को, तो हमें हमेशा कंजर्व्ड कैरेक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर आने वाले चेंजेस स्लो होते हैं। तो हम ये कंजर्व कैरेक्टर हैं तो हमें इन्हें ही कंसीडर करना चाहिए। तो रिक्वायर मोर इम्पोर्टेंस एंड हमने क्या कर दिया, हमने इंपॉर्टेंस किसको ज़्यादा दे दी, हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस ज़्यादा